क्या भारत और चाइना अभी एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या सच में इंडियन एयरफोर्स का एक रफाल ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया है? चाइना अभी किस तरीके से भारत को इंटरनेशनल लेवल में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के स्टेटमेंट से पाकिस्तान को किस वजह से मिर्ची लग गई है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और चाइना की तरफ से है। आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि कल हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के बीच रशिया में एक मीटिंग को आयोजित किया गया था और इस मीटिंग पर काफी सारा उम्मीद था कि इसमें शायद भारत और चाइना के बॉर्डर में चल रहे तनाव को कम करने के लिए कोई फाइनल सोल्यूशन को निकाला जाएगा। ऐसा बताया गया था कि कल हुई बातचीत के दौरान भारत और चाइना के बीच कुछ 5 पॉइंट की एग्रीमेंट को सामने लाया गया था, जिसको बेस करके बॉर्डर में डी-एस्केलेशन प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। लेकिन असल मायने में इसे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से चाइना को सीधे तौर पर यह कहा गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्टेटस को अगर बदलने की कोशिश चाइना करता है तो इसको भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाला है और चाइना हमेशा से ही अपने सीमा को क्रॉस करके आगे आने की कोशिश करता है। अब जब दोनों ही तरफ से मिनिस्टर लेवल में बातचीत किया जा रहा था, इसी दौरान ही चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खाली पड़े हाइट्स को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही थी और वो ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट को भी अभी काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अभी वो फिंगर 3 तक भी आने की कोशिश कर रहे थे, जिनको इंडियन आर्मी की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है और इन्हीं सब कारणों की वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव पहले जैसा ही बना हुआ है और डिप्लोमेटिक लेवल में बातचीत करने का अभी तक कोई फायदा नहीं हो रहा है। अभी अगर असल मायने में देखा जाए तो चाइना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और भारत पीछे नहीं हट सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी अभी पहले जंग शुरू करना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी एक अजीब सा कसमकस्सा बना हुआ है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर चाइना पीछे नहीं जाता है तो भारत और चाइना के बीच एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट जरूर होने वाली है, क्योंकि शायद सिर्फ कुछ लिमिटेड एरिया के अंदर ही सीमित रहने वाली है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट रशिया में होने वाली कवकस 2020 एक्सरसाइज को लेके है। ये एक्सरसाइज अभी रशिया के अस्त्रकन प्रोविंस में 21 सितंबर से 26 सितंबर तक होने वाली है। इसमें एशियो समिट के अंदर सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस बार इसमें भारत को भी रशिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन भारत की तरफ से इसमें इस साल पार्टिसिपेट करने के लिए इनकार किया गया था। भारत का कहना था कि देश में फैल रही चाइनीज रायते की वजह से और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बढ़ रहे तनाव की वजह से भारत इस बार इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। इसी बात को लेकर अभी चाइना की तरफ से भारत को ट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है। चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक भारत की तरफ से ये जो चाइनीज रायता फैलने का रीजन बताया गया है, ये असल कारण नहीं है, इसके पीछे कुछ और कारण है। वो चाहे जो भी हो, लेकिन चाइना इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाला है। चाइना की तरफ से इस एक्सरसाइज में वही यूनिट पार्टिसिपेट करने वाली है जिनको भारत के साथ चल रहे बॉर्डर फेसअप के दौरान तैनात किया गया था। अभी चाइना की तरफ से उनकी वेस्टर्न थिएटर कमांड के लाइट मैकेनाइज्ड यूनिट और इन्फेंट्री ट्रूप्स को रशिया भेजने का फैसला किया गया था और अभी तक शायद वो रशिया पहुंच चुके होंगे। अभी चाइना ये बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रहा है कि रशिया और चाइना के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और अभी होने वाले जॉइंट एक्सरसाइज के बाद ये और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है और वो साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट की इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर चाइना की तरफ से यूनाइटेड स्टेट को बहाना बनाकर रशिया को भारत से दूर करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन चाइना को यह शायद पता नहीं है कि भारत की तरफ से कवकस 2020 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से इनकार करने के बाद भी 2 दिन बाद ही भारत के कहने से रशिया और भारत के बीच जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया गया था, जिससे साबित होता है कि भारत और रशिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे हैं। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 17A क्लास की फ्रिगेट्स को लेके है। अब सबको ये बात पता होगा कि प्रोजेक्ट 17A के अंदर इंडियन नेवी के लिए 7 एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट को बनाए जा रहे हैं। इनमें से 4 मझगांव डॉक लिमिटेड में और 3 GRSC की तरफ से बनाया जा रहा है। मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक आज मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से प्रोजेक्ट 17A क्लास की 3rd वेसल की कील को प्लेस किया गया है। यह हमारे सिविलिक क्लास की फ्रिगेट्स का एक फॉलो ऑन प्रोजेक्ट था और हमारे इंडिजिनस शिप बिल्डिंग कैपेसिटी के लिए एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन बनने वाली है। पहली बार इन वेसल को बनाने के लिए ब्लॉक मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें इनकी कंस्ट्रक्शन की टाइम को काफी हद तक रिड्यूस किया जा सका है। इसी क्लास की पहली वेसल INS नीलगिरी को 2022 तक लॉन्च किया जाएगा और इसे 2023 में इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। इसके बाद बाकी सभी शिप्स को 1-1 साल के अंतर में इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा।
मझगांव डॉक लिमिटेड के अलावा GRSC की तरफ से भी C क्लास की 2 वेसल की बेस को बनाया जा चुका है। यह हमारे अब तक के सबसे बेहतरीन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट होने वाले हैं और इनकी डिस्प्लेसमेंट करीब 6,670 टन से 7,350 टन के आसपास होने वाली है। इनमें 32 और 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब होने वाली, जिसमें ये बैरक 8 और ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम भी होने वाले हैं, जिनसे ये इंडियन नेवी के सबसे एडवांस फोर्सेस बनने वाले हैं। अभी 7 में से 6 वेसल की कंस्ट्रक्शन चल रही है और 2023 से इनकी डिलीवरी इंडियन नेवी को होना शुरू हो जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये लद्दाख के लोगों के बारे में। इसके बारे में बात करते हुए लद्दाख के MP JT नामग्याल ने बताया कि इंडियन आर्मी ने अभी पांगोंग की साउथ बैंक में स्ट्रेटेजिक हाइट पर कब्जा करके चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया है और ये इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी जीत भी है। लेकिन इसी दौरान आपने देखा होगा जो लद्दाख के लोकल लोग थे वो लोग अपनी तरफ से इंडियन आर्मी की मदद करने के लिए आगे आ रहे थे। खाना, राशन और पानी लेके वो लोग अपने तरफ से इंडियन आर्मी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और वो जहां पर भी ये सब लेके जा रहे थे वहां तक पहुंचने के लिए उनको 3 से 4 दिन तक ट्रैक करना पड़ता था। अब लद्दाख के MP जब चुशूल के विलेज के लोकल लोगों से मिले तो उन्होंने ये बताया कि उनका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडियन आर्मी को हर मुमकिन मदद करे और वहां पर जितने भी सिविलियन है वो सभी इंडियन आर्मी को हर तरीके से मदद करने के लिए अपने तरफ से तैयार है। इसी बीच जब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि उनकी मेन अर्निंग सोर्स है वो लगभग टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है और जब से चाइनीज रायता फैला है तब से भारत नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में टूरिज्म की हालत कुछ इस पिक्चर जैसी है। इसके बाद अभी जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चल रहे तनाव की वजह से लद्दाख में टूरिज्म एकदम से ठप पड़ गया है, जिस वजह से गुजारा करना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। इसको अभी ठीक करने के लिए उन्होंने सरकार से मदद मांगी और साथ ही लद्दाख में अभी टूरिज्म को दोबारा शुरू करने के लिए भी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। अब एक फेक खबर के बारे में बात करते हैं जिसको जोरों शोरों से अभी सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है। यह अफवाह अभी पाकिस्तानी हैंडल्स की तरफ से फैलाया जा रहा है और अलग अलग बड़े बड़े इंडियन जर्नलिस्ट के नाम से और यहां तक कि इंडियन एयरफोर्स के फेक प्रोफाइल बनाकर ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं कि एक्सरसाइज के दौरान इंडियन एयरफोर्स का राफेल क्रैश हो गया और इसमें 2 पायलट मारे गए हैं। ये सब खाली पेट सस्ता नशा करने का साइड इफेक्ट है जिसमें इंसान वो सब सोचने लगता है जिसको हासिल करना सपने में भी उसकी औकात से बाहर की होती है। वैसे एक बार को मैं भी थोड़ा धोखा खा गया था कि ये ऐसा ट्वीट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्यों किया गया है, लेकिन उसका इंग्लिश थोड़ा समझ में नहीं आया तो मुझे समझ में आ गया कि US नहीं UK नहीं बल्कि PK इंग्लिश है। खैर इस बात को जाने देते हैं और अभी राफेल को लेके कुछ ऑफिशियल अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स में अभी राफेल की 5 यूनिट को फॉर्मली शामिल किया जा चुका है और किसी भी शॉर्ट नोटिस में अभी इनको डिप्लॉय किया जा सकता है और इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिक्स फॉर्मेशन में डिप्लॉय किया जा सकता है और एक ही बार में एयर सिक्योरिटी, एयर स्ट्राइक, एयर डिफेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी राफेल्स को डिप्लॉय किया जा सकता है। और आज कुछ रूमर भी सामने आई थी कि राफेल को अभी लद्दाख के ऊपर देखा गया था और इसके कुछ ही समय बाद ये खबर सामने आया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के जितने भी रडार डिप्लॉय किए गए थे वो सभी काम करना बंद कर दिए गए थे। अब इस खबर के बारे में ज्यादा डिटेल पब्लिक नहीं हुआ है तो हम और ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जा सकता और ये सही है या गलत है इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल डसॉल्ट की CEO की तरफ से एडिशनल राफेल को भारत को सप्लाई करने के लिए अभी इच्छा जाहिर किया गया है। अब सब ये बात जानते होंगे कि राफेल की पहली बैच हमें डिलीवर करने के बाद एडिशनल 36 राफेल को खरीदने के लिए भी एक डील को टेबल पर रखा गया था और इसको एक फॉलोन ऑर्डर के तौर पर साइन किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसको फाइनल होने में लगभग 2022 या 23 तक का वक्त लगने वाला है। लेकिन डसॉल्ट के CEO के रिसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक वो राफेल डील को लेकर जल्दी ही एक और नई प्रपोजल को भारत को ऑफर करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। तो सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से अभी भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के रिसेंट स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए ये कहा गया है कि अभी वो पाकिस्तान को प्रोवोकेशन दिखाने वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो एक दिन पहले ही हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर अभी पाकिस्तान भारत और चाइना के बीच चल रहे तनाव का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसको ये काफी भारी पड़ सकता है, साथ ही पाकिस्तान को इसके लिए काफी बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। यही बात अभी पाकिस्तान की दिल में लग गई है। लेकिन इससे पहले भी जब उनके रेलवे मिनिस्टर भारत को न्यूक्लियर पावर की धमकी दे रहे थे और भारत और चाइना के बीच चल रहे तनाव का फायदा उठा के भारत पर अटैक करने की बात कर रहे थे तो तब इन लोगों ने अपने कान में ऊंट और बकरी का घूसा भर रखा था। अब पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके रेलवे मिनिस्टर लड़ाई की बात करते हैं जबकि उनके डिफेंस मिनिस्टर का कोई अता पता नहीं होता है और वैसे भी जिसका जो काम होता है वो वही करे तो अच्छा लगता है। जैसे मुंह से खाना खाया जाता है और जिस चीज के लिए पाकिस्तान की नेशनल फ्लैग फेमस है उसको कहीं और से किया जाता है और उसके लिए भगवान ने अलग सिस्टम दे रखा है और ये कोई रिवर्सेबल चीज नहीं है जिसको आप चेंज कर सकते हैं।
वैसे अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम को दर्ज कराना चाहिए। इसके अलावा अभी पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन में राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन को लेके भारत के ऊपर कल्चरल वायलेंस का चार्ज लगाया गया है और पाकिस्तान का कहना है कि भारत में माइनॉरिटीज के हक को छीना जा रहा है और इस बात को लेके अभी भारत की तरफ से पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया गया है और भारत का कहना है कि पहले तो ये सारे इल्जाम बेबुनियाद है और भारत में कहीं पर भी माइनॉरिटीज का हक छीना नहीं जा रहा है और इनफैक्ट भारत में माइनॉरिटी होना किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा फायदे का बात है और सबसे ज्यादा सेफ भी है। वहीं पर भारत के ऊपर कल्चरल वायलेंस का आरोप लगाने से पहले पाकिस्तान को एक बार अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, जहां पर मुस्लिम को छोड़ के बाकी सभी रिलीजन की तादाद घटती जा रही है, जिससे साफ होता है कि रिलीजन को आधार करके वायलेंस कहाँ किया जा रहा है। और बाकी राम मंदिर का मुद्दा रहा तो मंदिर वही बनेगा, तुम जितना सर पीटना है पीट लो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें क्या, किसी को भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जय श्री राम। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।